नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। संसद हमले की आज 19वीं बरसी है। आज के दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद कार की एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। हम उन लोगों को वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। संसद की बरसी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि आपकी शहादत हम सभी को सदा मातृभूमि की रक्षा और उन्नति के लिए प्रेरित करती रहेगी। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल में पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है, तब तक उनसे मिलने अस्पताल में कोई ना आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो उनके स्वास्थ्य का लगातार निगरानी करेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान नेताओं ने सख्त तेवर अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आज राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। NH 8 पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर से सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। अब इसी जगह साइड पर ही किसान का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये बॉर्डर खुल जरूर गया है, लेकिन प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने वाली ट्रैफिक को नहीं खोला है। नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़कों से अब बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद किसान नेता का कहना है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए रास्ता खोला गया है। टोहाना के गांव फतेहपुरी में किसानों ने गांव में बैठक के बाद राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान नेताओं का कहना है कि गांव के हर वर्ग के लोगों ने बैठक की, जिसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन का समर्थन किया और फैसला लिया कि किसी भी पार्टी के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान नेता का कहना है कि जो भी नेता जबरन गांव में आएगा, उसके साथ जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। किसी भी पार्टी के नेता किसानों के साथ नहीं दे रहे हैं। टोहाना में बेसहारा लोगों के लिए नगर परिषद में रैन बसेरों की हालत दयनीय हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरों में जहां गंदगी का आलम है, तो वहीं सुविधाओं का भी अभाव है। रैन बसेरों में न कंबल है, न रजाई है, न ही पानी की व्यवस्था है, जिसके चलते लोग रैन बसेरों में नहीं आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बल्ली ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान अव्यवस्था देखने पर उनको मिली थी। लापरवाही के बाद रैन बसेरों में कई व्यवस्था में कोई सुधार देखने को अब तक नहीं मिल रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कई किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून अचानक से नहीं आए। किसान नेताओं ने कहा है कि 2008 में टिकैत ग्रुप के साथ कई संगठनों के साथ इस कानून पर चर्चा हुई थी। किसानों के साथ मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के प्रगतिशील किसान नेताओं ने मुझसे मुलाकात की और उनके हस्ताक्षर के बाद 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद दुष्यंत ने कहा कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होगा और जल्द से जल्द कोई समाधान ढूंढ लिया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की।
गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क दिखाई दी है। पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो वहीं डीसीपी नितिका गहलोत ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। डीसीपी नितिका गहलोत का कहना है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और साथ ही पूरी तरह ट्रैफिक सामान्य रहेगा और मौके पर हजारों से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है। फतेहाबाद के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित गांव ब्राह्मणवाला की चौकी पर पुलिस ने नाकेबंदी की है। किसान संगठनों के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी के बाद पुलिस फोर्स को ब्राह्मणवाला चौकी में तैनात किया गया है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि माने तो सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर फोर्स की तैनाती की गई है। ब्राह्मणवाला बॉर्डर पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से 6 दौर की वार्ता असफल होने के बाद सभी किसान संगठनों ने सभी टोल प्लाजाओं को टोल फ्री करवाया। आवाहन के चलते रोहतक के चारों तरफ लगने वाली टोल प्लाजाओं को किसानों की ओर से टोल फ्री करवा दिया गया। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस कर जल्द से जल्द किसानों की मांगें पूरी करे। पलवल में किसानों की टोल फ्री के ऐलान के बाद धरना स्थल पर आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए। जिला प्रशासन ने अटोहा चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं किसानों ने टोल फ्री कराने के लिए टोल सर्वर को ही बंद कराने की रणनीति बनाई थी। पलवल में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि टोल सर्वर बंद नहीं हुआ तो फास्टैग से टोल टैक्स कटता रहेगा। किसान आंदोलन का असर केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी दिखाई दिया। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। किसानों द्वारा टोल फ्री करने के ऐलान के बावजूद फरीदाबाद में स्थिति सामान्य बनी रही। फरीदाबाद बदरपुर टोल से गाड़ियां लगातार आती जाती रही। बदरपुर बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन बदरपुर टोल प्लाजा पर स्थिति सामान्य दिखे। बदरपुर बॉर्डर पर कोई भी किसान नहीं पहुंचा। कैथल के गांव क्योड़क के पास टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल नाके को फ्री करवा दिया। तो वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कैथल जिले और कुरुक्षेत्र जिले की सीमा पर लगते हुए टोल पर किसानों ने पहुंचकर विरोध जताया। तो वहीं रोहतक का पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव मकड़ौली के पास टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया। पुलिस के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी किसान टोल बूथ पर पहुंचे। भूला चिकम में किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर बने कमर्शियल टोल को टैक्स फ्री करवाया। किसानों ने टोल बूथ पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं और किसानों ने सिरसा के कई टोल प्लाजा को पर्चे मुक्त कराया। तो वहीं इसके साथ ही किसानों ने रिलायंस ज्वेलर्स और ट्रेंड्स को भी बंद करा दिया। किसानों ने रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं अडानी और अंबानी के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान किसानों ने कहा कि आंदोलन के चलते अब तक जियो के 30 लाख सिम पोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश भर में खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। सिरसा से भी किसानों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। आरतियान एसोसिएशन की तरफ से राहत के लिए तिरपाल और सब्जियां रवाना की गई। भूलाचिका में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने पंजाब हरियाणा सीमा पर बढ़ाई है हलचल। इस दौरान मौके पर डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों के 14 तारीख के घेराव को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। झज्जर से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बनाए गए तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। उनका कहना है कि भोले भाले किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि एमएसपी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी। किसान समूह बनाकर किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। इसके साथ ही एसवाईएल मुद्दे पर उन्होंने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब को हरियाणा का हक का पानी देना चाहिए। करनाल में पंडित चिरंजी लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी पहुंचे। कुलदीप शर्मा ने कहा कि करनाल से 4 बार लोकसभा से सांसद रहे पंडित चिरंजी लाल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब प्रदेश और देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना होगा।
उनका कहना है कि पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा हरियाणा के संस्थापकों में से एक थे और देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो वो कैलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधायक बने। इस अवसर पर पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा के बड़े बेटी अशोक वर्मा एडवोकेट के साथ शर्मा परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने ये कहा है कि पंडित जी कभी दबाव के आगे नहीं झुके। उनका कहना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल से आभारी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिता पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा की यादों को अमर बना दिया। भले ही वो रहें या फिर ना रहें, लेकिन हजारों बच्चे पंडित जी की गोद में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में ज्यादातर कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे और इस कार्यक्रम में 18 देशों से श्रद्धालु और विशेषज्ञ जुड़ेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने यह बताया है कि एक क्विज प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जिसमें 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे और साथ ही 18 विद्यार्थी टॉपर चुने गए हैं। राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से भिवानी में लघु सचिवालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बीमा क्लेम, चेक बाउंस समेत कई मसलों को सुलझाया गया। आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक ही तारीख पर मामले का निपटान किया जाता है। भिवानी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिखा ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि और सहमति से ही मामले के निपटारे हो रहे हैं। इन मामलों का लोक अदालत में निपटारे के बाद कानूनी रूप से आगे अपील नहीं हो सकती क्योंकि आपसी राजीनामे में इन मामलों का निपटारा हुआ है। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को आपसी सहमति से ही मामलों का निपटारा कराना है। पंचकुला में सेक्टर 14 में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किडनी सेंटर का उद्घाटन किया और क्षेत्र के लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियों के इलाज को लेकर सुविधाएं मिलेंगी। इस किडनी सेंटर में जहां किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा तो वहीं डायलिसिस का भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला निगम की सभी 20 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। फिलहाल पार्टी की तरफ से 20 में से 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। वार्ड 1 से जसवीर सिंह, वार्ड 3 से हनी सहगल को जनचेतना पार्टी ने मैदान में उतारा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 4 से अशोक कुमार सोनी और वार्ड नंबर 5 से संजय गौर को टिकट दिया गया तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 7 से विक्रमजीत सिंह को टिकट दिया गया है जबकि वार्ड नंबर 9 से आरती सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने इस बार निगम चुनाव को रोमांचक बना दिया है। पार्टी ने वार्ड नंबर 11 से रजिंदर कौर को मैदान में उतारा तो वहीं वार्ड नंबर 12 से अमनदीप कौर को मैदान में उतारा और वार्ड नंबर 14 से रोशनी बाला को मैदान में उतारा। हरियाणा जनचेतना पार्टी का जीत का पूरा भरोसा है तो वहीं उम्मीदवारों ने लोगों के बीच पहुंचना भी शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 15 पर पार्टी ने बलविंदर सिंह पर भरोसा जताया तो वहीं वार्ड नंबर 16 से बलजीत सहानी को टिकट दिया है। अंबाला के वार्ड नंबर 17 से रानो देवी को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया जबकि वार्ड नंबर 19 से राकेश सिंगला पर भरोसा जताया। अंबाला नगर निगम चुनावों के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी ने वार्ड नंबर 20 से मधु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया तो वहीं पार्टी ने पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया और साथ ही शहर की कई प्रतिष्ठित और जाने माने चेहरे को भी पार्टी ने निगम चुनाव में उतारा है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18 पर अभी तक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही बची हुई सीटों पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी न सिर्फ वार्ड का चुनाव लड़ेगी बल्कि मेयर के चुनाव भी उम्मीदवार
मेयर चुनाव में भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि उनके लिए चुनाव लड़ने और 30 तारीख को आने वाले नतीजों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो ये चुनाव अंबाला की जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कहना है कि अंबाला की जनता से पिछले कुछ सालों में जो मुश्किलें झेली हैं उसे वो दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही अंबाला की जनता के लिए काम किया है और इस बार भी वो उसी सेवा भाव से काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कहना है कि जितना काम उन्होंने पहले किया था, इस बार उससे भी ज्यादा काम किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विश्वास जताया कि अंबाला की जनता उनके साथ है और यही उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति है। पार्टी अपने पुराने चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर ही अंबाला नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। तो वहीं जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र में दुल्हन के घर से बारात को बैरंग लौटना पड़ा। रेवाड़ी के झौलरी गांव में बारात वापस लौट गई। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वर वधू दोनों पक्षों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यमुनानगर में नगर निगम में सफाई के ठेके के लिए टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें जिंदल कुमार ने आवेदन किया था। जिंदल कुमार बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जंगशेर के भाई हैं। टेंडर कैंसिल होने के डर से उसने 1 लाख रुपए पहले ही दे दिए और अब 2 लाख रुपए और मांगे गए थे, जिस पर उसने स्टेट विजिलेंस को शिकायत दर्ज की थी और विजिलेंस की टीम ने प्रशासनिक अनुमति के बाद जिंदल को 2 लाख रुपए की राशि के साथ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन के पास भेजा है। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ससोली रोड पर ये राशि ली है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम को जिंदल ने इशारा किया। विजिलेंस टीम ने मौके पर ही दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें 2 लाख रुपए उनसे बरामद किए। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर को किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान दोनों युवकों पर तीनों आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। तो वहीं इस दौरान सागर नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हांसी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी मृतक के जान पहचान वाले थे और शराब के नशे में देवेंद्र की हत्या की गई थी। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि 5 दिसंबर 2020 को कंट्रोल रूम हांसी से शहर थाना की सूचना मिली थी कि अज्ञात डेड बॉडी ऑटो मार्केट में पड़ी है, जिस पर थाना प्रभारी दलबीर सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी टीम के साथ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। काफी कोशिश के बाद मृतक की शिनाख्त हो पाई है। मृतक की शिनाख्त देवेंद्र उर्फ देवी सिंह मध्य प्रदेश के रूप में हो पाई है। तो वहीं आपको बताएं 2 महीने पहले काम करने के लिए वो अपने साथी अवधेश के साथ हांसी आया था। 4 दिसंबर को काम करने के बाद शाम को न्यू ऑटो मार्केट में अपने साथियों के साथ शराब पीने के दौरान उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा। पीएम ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़ी सारी चीजों से दीवारें हटा रही है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कृषि क्षेत्र में निवेश में किसानों को बहुत फायदा होगा। नए विकल्प मिलेंगे, नए बाजार मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है और ये विश्वास 6 महीनों में और भी मजबूत हुआ है। चाहे वो एफडीआई हो या फिर एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया हो या फिर आगे करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, उतना निवेश नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं सालाना आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2020 में 2020 मैच की तरह हमने कई बार स्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखा है।
कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कृषि कानून हटाने के लिए कितनी आहुतियां और देनी होंगी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए ये कहा है कि आंदोलन को लेकर एक एक करके 11 किसानों ने दम तोड़ दिया है। उनका कहना है कि किसान सरकार के बीच का गतिरोध खत्म करना जरूरी है। राहुल गांधी ने आंदोलन में मारे गए किसानों की तस्वीर साझा की है। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए पार्टी की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। तो वहीं देश में 24 घंटे में 30,354 नए केस दर्ज हुए, 391 मरीजों की मौत हुई है और 98,57,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस है, 3,54,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,935 नए केस, 47 लोगों की मौत हो चुकी है, 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 80,000 से ज्यादा 80 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पिछले दिनों का आंकड़े में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुल मौतों का आंकड़ा 48,139 के पार चला गया और अब 73,542 केस दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में सामने आए हैं 1,218 नए केस, अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 11,883 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लगातार बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए हैं 1,410 नए केस, तो वहीं अब तक 5,35,985 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, 20,091 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव पाए गए हैं। एक दिन में सामने आए हैं 1,307 नए मामले, तो वहीं मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 2,89,000 के पार। आज प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कोरोना के 510 केस नए दर्ज किए गए, तो वहीं मरीजों की संख्या 8,75,000 के पार है, 5,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 21 लाख के पार, तो वहीं अब तक 16,11,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 2 करोड़ के पार कोरोना केसों की संख्या पहुंची है। अमेरिका में बढ़ी है ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 65 लाख, तो वहीं अब तक 96,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,81,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 68,80,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 26,25,000 के पार। अब तक 4,93,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 46,453 मरीजों की मौत।